Hi guys, welcome back to my channel, and if you're new, please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. आज मैं 2021 में आई हुई मिस्ट्री सुपरनैचुरल हॉरर मूवी द एथ नाइट को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ये कोरियन हॉरर मूवी है और ये एकदम नॉन लीनियर वे में बनी हुई है, तो आपको पहली बार देखने में ये मूवी बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। मैं यहाँ पे 2 पार्ट्स में मूवी एक्सप्लेन करूंगी और अपने साइड से पूरी कोशिश करने वाली हूँ एकदम अच्छी तरीके से आपको ये समझाने का। ऑल्सो ये मूवी बहुत अच्छी है, मैं हाईली रिकमेंड करूंगी और ये आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगी। ये मूवी एक्चुअली में एक अकल्ट मर्डर मिस्ट्री मूवी है जहाँ पे हम लोग बुद्धिस्ट फिलोसफी और फोकलोर दोनों का मिश्रण देख पाते हैं। मूवी की शुरुआत होती है और हमको दिखाया जाता है कि यहाँ पे बुद्धिज्म पे जो बुक्स लिखी हुई हैं वो सारी ओरिजिनली संस्कृत के लैंग्वेज में है। इसीलिए मूवी की जब शुरुआत होती है तो हमको जो लेजेंड है वो भी संस्कृत वॉइस ओवर में ही बताया जाता है। लेजेंड ये बोलता है कि 2500 साल पहले एक मॉन्स्टर हुआ करता था जो नर्क से आया था और वो यहाँ पे अर्थ और नर्क के बीच में जो दरवाजा बंद था उसको खोलने की कोशिश करने लग गया था। जिसके बाद लॉर्ड बुद्धा जो थे वो उसके सामने आए थे और उसकी दोनों आंखें अलग अलग कर दिए थे। जिसके बाद यहाँ मालूम चला था कि उसका जो जितना ताकत है उस राक्षस का वो उसकी आंखों में ही था। एक आंख उसकी काले रंग की थी और दूसरी लाल रंग की। मगर जैसे ही यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा ने दोनों आंखें उसकी अलग करी तो वो दोनों आंखें उनसे दूर भागने लग गई थी। लॉर्ड बुद्धा ने किसी तरह से काले रंग वाली आंख को पकड़ा था और उसको एक डब्बे में बंद कर दिया, मगर जो लाल रंग वाली आंख थी वो भाग गई थी। वो 7 दिन तक भागती रही और 8वें दिन उसको मालूम चला कि उसके भागने के पीछे भी लॉर्ड बुद्धा का ही हाथ था और इसी चीज के चलते वो यहाँ पे प्रिटेंड करने लग गया था वो आंख कि वो बुद्धा के सामने अपने आप को सरेंडर कर रहा है। जिसके बाद बुद्धा ने यह डिसाइड करा कि वो एक डब्बे को ईस्ट में कोरिया में रख देंगे और दूसरा जो डब्बा है वो इंडिया में रख देंगे क्योंकि वो उनके वेस्ट साइड में पड़ता है। जिसके बाद इस मूवी की कहानी शुरू होती है और साल दिखाया जाता है 2005 का। यहाँ पे हमको एक आर्कियोलॉजिस्ट को दिखाया जाता है जिनका नाम है प्रोफेसर किम और वो आते हैं राजस्थान वाले एरिया में। उनको वहाँ पे वो लाल आँख वाला डब्बा जो था वो मिल गया था, मगर उस डब्बे को खोलने से पहले उनको संस्कृत में लिखा हुआ वार्निंग का प्लेट मिला था। प्रोफेसर किम यहाँ पे बोलते हैं कि वो जो है डब्बा उसी में लेजेंड जो है डायमंड सूत्रा का वो हेल्ड है। मगर जब उन्होंने उस डब्बे का कार्बन डेटिंग करा तो मालूम चला कि वो बहुत पुराना डब्बा नहीं है बल्कि बहुत रिसेंटली रखा गया है और इस चीज के चलते बहुत ही ज्यादा बैकलैश हुआ। प्रोफेसर किम का बहुत अब्यूज करा गया उनको और मीडिया उनको यहाँ पे उनको फ्रॉड बुलाने लग गई थी और एक चीटर, जिसकी वजह से प्रोफेसर किम बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे और वो अपना यहाँ पे रिवेंज लेने का सोचे थे क्योंकि वहाँ पे वो एकदम ही ज्यादा श्योर थे कि वो जो डब्बा है वो असली है। जिसके बाद हमें साल 2019 का दिखाया जाता है और दिन होता है पूरे टोटल लूनर इक्लिप्स का, मतलब कि उस दिन जो मून है वो पूरी रेड कलर की होगी। लूनर इक्लिप्स में होता है कि सन जो है वो मून के पीछे आ जाता है और इसी चीज के चलते जो मून का कलर है वो व्हाइट की जगह हमें पूरा रेड दिखाई देता है और इसी कलर के चलते इस मून को ब्लड मून बोला जाता है। अब लेजेंड के अकॉर्डिंग जो लाल वाली आंख है उसको हम इसी दिन पे जगा सकते हैं जिस दिन ब्लड मून होगा। जिसके बाद प्रोफेसर किम जाते हैं और उस डब्बे को खोलते हैं और उसके अंदर एक छोटा सा पत्ता डाल देते हैं। जिसके बाद वो उसमें ब्लड सैंपल्स भी डालते हैं और उसमें 6 लोग का ब्लड सैंपल के साथ साथ 7वां सैंपल जो होता है ब्लड का वो अपना हाथ काट के डालते हैं। देख के लग रहा है कि कुछ भी नहीं हो रहा और अब एकदम फ्रस्ट्रेट होने के बाद वो यहाँ पे बोलते हैं कि उनकी जो लाइफ लॉन्ग थ्योरी थी वो शायद गलत है और वो खुद को मार डालने का एकदम तय कर लेते हैं कि इसके पहले कि वो खुद को मार डाले वहाँ पे डब्बे में कुछ होने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसमें जो डब्बे के अंदर लीफ है वो अपने आप को एक आई के शेप में चेंज कर लिया है और प्रोफेसर किम के सामने आ गया है और वही जो आई होता है लाल कलर वाला आगे चल के प्रोफेसर किम को पोजेस भी कर लेता है। जिसके बाद हमें कोरिया का दिखाया जाता है जहाँ पे बुद्धिस्ट मंक्स बैठे हुए हैं और वो ब्लैक वाले आई को इतने सेंचुरी से प्रोटेक्ट करते आए हैं। ब्लैक आई को प्रोटेक्ट करने के लिए एक अलग से मोनेस्ट्री बनाई गई थी जो इसी चीज के लिए स्थापित भी हुई थी। उनका और कोई काम नहीं था बल्कि उनका काम यही था कि उसमें वो जो ब्लैक वाली आई है उसको एकदम प्रोटेक्ट करके रखेंगे जिससे कि वो कभी भी गलत हाथों में ना लग जाए। यहाँ पे हम एक बूढ़े से मंक को देखते हैं जिनका नाम होता है हेजोंग और वो यहाँ पे उस लाल वाले आँख के जो अवेकनिंग है उस चीज को फील कर पाते हैं। उनके पास उस टाइम पे काले रंग वाली आँख होती है और हम यहाँ पे ये भी देख पाते हैं कि वो जो मंक
है उनकी जो हेल्थ है वो बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है। जिसके बाद पहला दिन आता है और यहाँ पे हम एक आदमी को देख पाते हैं जिसका नाम होता है जीसू, जो एक कंस्ट्रक्शन साइट पे होता है और वो एक समय पे मंक हुआ करता था और वो खुद ही उन ओल्ड मंक का डिसाइपल है। मोनास्ट्री में हम देख पाते हैं कि जो मंक है जिनसू, उसका मोनास्ट्री में नाम अलग है जिसका नाम होता है सोनवा। जिसके बाद हमें मोनास्ट्री में एक और जो ट्रेनिंग मंक है, मतलब कि उसको सिखाया जा रहा होता है मंकहुड के बारे में, उसको हमें दिखाया जाता है जिसका नाम होता है चियोंगसुक और उसने पिछले 2 साल में कुछ भी नहीं बोला होता। हेजांग को यहाँ पे हम देख पाते हैं कि वो कहानी आगे बता रहे हैं लेजेंड को लेके और कहानी बता रहे होते हैं वो चोंगसुक को। यहाँ पे वो बताते हैं कि लॉर्ड बुद्धा ने दोनों आंखों को अलग अलग जगह पे बरी कर दिया था और 2 अलग अलग डिसाइपल को कोरिया भेजा था। उनमें से एक वर्जिन शार्मन था और दूसरा जो है उस मंक का कोई नाम नहीं हमें बताया गया है। उनका वहाँ पे काम ये था कि वो यहाँ पे ब्लैक आई को प्रोटेक्ट करने वाले हैं और रेड आई को रोकने वाले हैं, मतलब कि जो काली वाली आँख है कोरिया में उस मोनास्ट्री में उसको उसने प्रोटेक्ट करना है और वो जो लाल वाली आँख है उसको यहाँ पे रोकना है काली वाली आँख तक पहुँचने से। अब यहाँ पे आगे लेजेंड बताया जाता है जहाँ पे सदियों निकलने के बाद एक दिन आएगा जिस दिन ब्लड मून होने वाला है और उस दिन लाल वाली आँख दोबारा से जगेगी और यहाँ पे जो हेल्पर है वो उसकी मदद करेंगे ब्लैक आई तक पहुँचने में 8वें दिन तक। और पिछले के 7 दिन में वो 7 लोगों को पोजेस करने वाला है जिसके थ्रू वो 8वें दिन तक ब्लैक आई तक पहुँच पाएगा। अब यहाँ पे जब मालूम चल गया है कि जो लाल वाली आँख है वो जग चुकी है तो अब उसको किसी न किसी तरीके से रोकना है। अगर यहाँ पे 7 में से किसी भी एक को वो लोग मार डालते हैं तो काली आँख और लाल आँख नहीं मिलने वाली है और जो नर्क का दरवाजा है वो नहीं खुलेगा। हेजोंग यहाँ पे चोंगसुक को बोलता है कि वो जाके सोनवा को ढूंढे और उसको मोनेस्ट्री लेकर आए जितना जल्दी हो सके। जिसके बाद हमें दूसरे शहर के एक जंगल का दिखाया जाता है जहाँ पे एक हंटर रैबिट्स को मतलब खरगोश की हंटिंग कर रहा होता है। तभी हम देख पाते हैं कि उसके कंधे पे किसी का हाथ है और एकदम से हम देखते हैं कि अगला दिन हमें दिखाया जा रहा है और उस फॉरेस्ट के पास ही हम एक होटल देख पाते हैं जिसका नाम है 4 सीजन्स। वहाँ पे हम एक औरत को देखते हैं जिसका नाम होता है सियोसुक और वो एक कमरे में बैठ के टीवी देख रही होती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ। यहाँ पे वो अपने बॉयफ्रेंड को बता रही होती है कि पिछले साल तक वो मेडिटेशन किया करती थी क्योंकि उसकी जो लाइफ थी वो बहुत ही ज्यादा बुरी चल रही थी, उसको मदद की जरूरत थी और वहाँ पे उसके फ्री में हेल्थ चेकअप भी हुआ करते थे और जब वो वहाँ पे जाती थी तो उसको अटेंड करने के पैसे भी दिए जाते थे और वही उसके गुजारे में मदद होती थी। जिसके हमें थोड़ी देर के बाद दिखाया जाता है कि प्रोफेसर किम यहाँ पे मेडिटेशन कर रहे हैं और वही है जिन्होंने उस मेडिटेशन कैंप को चलाया था और हमें मालूम चलता है कि उस औरत से भी उन्होंने ब्लड सैंपल लिया था और वही वो ब्लड सैंपल था जो उन्होंने उस लाल आग को जगाते टाइम इस्तेमाल करा था। उन 6 लोगों का ब्लड सैंपल में से एक उस औरत का भी था। अब हमें उस हंटर को दिखाया जाता है जो अपोजेस्ड है उस लाल आग के थ्रू और वो आता है उसी औरत के कमरे में उसको स्मेल करते हुए और हमें मोनेस्ट्री का दिखाया जाता है जहाँ पे चोंगसुक को एक सपना आया है हेजोंग को लेके, जिसने उनको वहाँ पे एक काले रंग का डब्बा दिया है और बोला है कि वो जाके सोनवा को उसको दे दें। अगले दिन सुबह का दिखाया जाता है जहाँ पे चोंगसुक को मालूम चलता है कि एक्चुअली में हेजोंग जो है वो मर गए हैं और वो जो काला डब्बा है वो उसके बगल में रखा हुआ है। और अब दिन हो जाता है तीसरा। हमें यहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है होटे और वो अपनी टीम के साथ 4 सीजन्स होटल में आता है। हम यहाँ पे उस औरत के बॉयफ्रेंड की डेड बॉडी देख पाते हैं और उस औरत का सारा सामान वहाँ पड़ा होता है और हम वहाँ पे उस हंटर की भी बॉडी को देख पाते हैं जो मरा हुआ है, मगर एक ही दिन पहले अगर वो मरा है उस हिसाब से जो उसकी बॉडी है वो बहुत बुरी तरीके से डिकम्पोज हो गई है। उसकी बॉडी से बहुत गंदी बदबू आ रही होती है और हम यहाँ पे सीसीटीवी के फुटेज में देख पाते हैं उसको होटल के अंदर आते हुए। इसीलिए पुलिस सस्पेक्ट कर रहा होता है उसी ने उस औरत के बॉयफ्रेंड को मार दिया था। मगर यहाँ पे और ज्यादा अजीब बात ये थी कि वो जो औरत है वो खुद भी मिसिंग है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे चोंगसुक को देख पाते हैं जिसने यहाँ पे सोंगवा का एड्रेस निकाला है एक और मंक के मदद से और निकल जाता है उसको ढूंढने के लिए। हम यहाँ पे सोंगवा को देख पाते हैं जो एक कैंडल के सामने बैठा हुआ है और उसको यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग आत्माओं से सोल्स की आवाजें आ रही होती हैं क्योंकि वो खुद भी एक शर्मन हुआ करता था तो उसका काम था कि वो सोल्स को फ्री करेगा। मगर उसने ये काम करना क्यों छोड़ दिया था वो हमें नहीं मालूम चलता है अभी। और उसने ये काम छोड़ दिया था इसलिए वो सारी जो सोल्स है आत्माएं जो है
है वो आफ्टर लाइफ में नहीं जा पा रही होती है, इसलिए उसको परेशान कर रही होती है और उससे मदद मांग रही होती है। और अब हो जाता है चौथा दिन। हम यहाँ पे चोंगसुक को देख पाते हैं कि वो वहाँ पे उसको ढूंढते हुए उसके होम टाउन आ गया है, मगर उसका जो काले डब्बे वाला बैग होता है वो चोरी हो जाता है। यहाँ पे हम एक औरत को देख पाते हैं उसके तरफ देखते हुए, मगर अभी हमें नहीं मालूम चलता कि वो आगे चल के कितना ज्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, मगर इस औरत को ध्यान में रखना। जिसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि जो ऑफिसर होती है उसको बॉडी मिलता है सियोसुक का एक रेस्टोरेंट के अंदर। सियोसुक वही औरत होती है और उसकी जो बॉडी है वही हंटर की तरह बहुत बुरी तरह से डिकम्पोज हो गई होती है और उसके बॉडी से भी बहुत गंदी बदबू आ रही होती है। ऑफिसर यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं कि चल क्या रहा है और वो यहाँ पे इस केस को सीरियल किलर की तरह से ट्रीट करने लगते हैं। जिसके बाद वो फोरेंसिक टीम को बोलते हैं कि वो जाके सारे एविडेंसेस को दोबारा से ठीक से चेक करे। यहाँ पे हमें एक और ऑफिसर को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है डोंगजिन, जो होटे का पहले पार्टनर हुआ करता था और उसने होटे की जान भी बचाई थी 1 साल पहले। और ऐसा करने की वजह से उसके यहाँ पे पैरों में बहुत बुरी तरह से चोट आया था कि वो टूट गया था और उसके सर पे भी आया था चोट, और इसी चीज की वजह से अब वो बस डेस्क जॉब कर पाता है। पुलिस चीफ जो था वो यहाँ पे डोंगजिन को काम से निकालना चाहता था क्योंकि अब वो उनके किसी भी काम का नहीं है, मगर होटे ने यहाँ पे बोला था कि कर्टिसी के लिए ही सही उसको काम पे रखना चाहिए उन्हें। अब इस केस को देख के डोंगजिन यहाँ सजेस्ट करता है एक बहुत ही अब्सर्ड सा आइडिया। वो बताता है कि कुछ दिन पहले ऐसा ही मुश्किल केस एक अलग से पुलिस स्टेशन पे आया था और जहाँ पे जिसका डोंगजिन का दोस्त है वो असल में एक फेमस शामन की मदद लिया था और उनका नाम था वर्जिन शामन, और जो केस था वो बहुत ही जल्दी से आसानी से सॉल्व हो गया था। और यहाँ पे डोंगजिन बोलता है कि उनको भी जाके उस शामन की मदद लेनी चाहिए, मगर होटे यहाँ पे उसको डांट देता है कि वो ऐसी सुपरनैचुरल सी चीजों पे क्यों विश्वास कर रहा है। चोंगसुक यहाँ पे पाक जीसू से जाके मिलता है और उसको वो लेटर देता है और उस लेटर में लिखा हुआ होता है कि हेजोंग जो है वो मर चुके हैं, और यहाँ पे उस मॉन्स्टर का जगना जो होता है आइस का वो भी उसमें बताया जाता है। और यहाँ पे चोंगसुक अभी भी बिल्कुल चुप रहता है क्योंकि उसने मौन व्रत रखा था 2 साल से। जिसके बाद हम यहाँ पे एक स्कूटी पे डिलीवरी गाय को देखते हैं और वो एक टनल के पास अपना स्कूटर रोकता है। रात का समय हो रहा होता है और उसको एक लड़की दिखती है जिसको वो पहचान जाता है। दोनों यहाँ पे साथ में मेडिटेशन कैंप में जाया करते थे। वो लड़की को भी देख के लग रहा है कि लाल आंखों ने उसको भी पोजेस करा हुआ है और यहाँ पे उसने उस डिलीवरी बॉय को अपना नया विक्टिम बना लिया होता है। यहाँ पे अब तक आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि उस लाल आंखों के लिए ये सारे जो लोग हैं वो एक तरीके से स्टेपिंग स्टोन है, मतलब एक तरीके के ब्रिज का काम कर रहे हैं 8वें दिन तक पहुँचने में। जिसके बाद हम उस डिलीवरी बॉय को देखते हैं वर्जिन शामन के घर के बाहर, जहाँ पे एक लड़की अपना ब्लड का सैंपल देती है जो उसने चुराया हुआ होता है उस काले वाले बॉक्स से जो चोंगसुक के पास था। इससे हमें ये मालूम चल जाता है कि वो सेम वही लड़की है जिसने चोरी की थी रेलवे स्टेशन पे उस बैग की। पाक जीसू को भी यहाँ पे सपना आता है होजोंग का, और उस सपने में वो बोल रहे होते हैं कि उनके पीछे बहुत सारी आत्माएं उसको दिखाई दे रही हैं जिसको उसको आफ्टर लाइफ में भेजना जरूरी है और वही उसका कर्मा है। और ऐसा होते टाइम हम देख पाते हैं कि पाक जीसुंग के पीछे हम बहुत सारी आइस देख रहे हैं जो दीवारों से निकल रही हैं। जिसके बाद हेजोंग यहाँ पे वर्जिन शामन को बोलता है उन 7 स्टेपिंग स्टोन्स के बारे में और बोलता है कि पाक जीसू उसको मार दे। जिसके बाद हमें 5वां दिन दिखाया जाता है। पाक जीसू जो है वो यहाँ पे एक पुराना बैग निकालता है जिसके अंदर एक एक्स होता है, एक माला होता है, एक लेटर होता है और एक शर्ट होता है जिसमें खून लगा हुआ है। वहाँ पे एक पुराना फोटो भी होता है और उसमें जो एड्रेस होता है वो वर्जिन शामन का होता है। मालूम चलता है कि वो वर्जिन शामन जो है वो खुद भी हेजोंग की डिसाइपल थी। पाक जीसुंग और चोंगसुक साथ में निकल जाते हैं उस एड्रेस पे जाने के लिए और रास्ते में वो जाता है चोंगसुक के लिए कुछ खाना लेने के लिए और उसके लिए कुछ नए कपड़े और जूते लेने के लिए। पहली बार देख के लग रहा है कि चोंगसुक एक शहर में आया है मोनेस्ट्री के बाहर, और इसी चीज के चलते वो बहुत ज्यादा खुश होता है और खुशी के मारे वो
वो बोल देता है। हम यहाँ पे देख पाते हैं कि जो ऑफिसर होते हैं उनकी टीम को एक और डेड बॉडी मिली है और ये डेड बॉडी होती है उसी लड़की की उस टनल में। उसकी भी बॉडी बुरी तरीके से डिकम्पोज हो गई होती है जैसे पहले 2 बॉडीज के साथ हुआ था। और यहाँ पे पाक जी-सू को मालूम चलता है कि जो वर्जिन शामिन है वो अपना घर छोड़ के दूसरी जगह जाके रहने लगी है। मालूम चलता है कि वो उसी सिटी में जाके रह रही है जहाँ पे सारे किलिंग्स चल रहे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि स्कूल जाने वाली बच्ची वर्जिन शामिन के घर के बाहर है और वो दोबारा से यहाँ पे लाती है और ब्लड सैंपल देती है। इस बार हम एक और औरत को देख पाते हैं पीछे बैकग्राउंड में, जिसके बारे में भी हमें आगे चल के मालूम चलेगा। जिसके बाद हम यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे देखते हैं और एक यहाँ पे मेमोरी है जो पाक जिन-सूंग को हॉन्ट कर रही है। 20 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में उसने अपने बच्चे और अपनी बीवी को खो दिया था। जिस औरत के वजह से ये एक्सीडेंट हुआ था उस लेडी ने भी अपने आप को मार डाला था, मगर मरने के पहले उसने यहाँ पे एक लेटर लिखा था पाक जी-सू को, जहाँ पे हमें अब मालूम चलता है कि चोंग सुक जो है वो एक्चुअली में उसी औरत का बेटा है। तभी हमें अब मालूम चलता है कि पाक जी-सू को यहाँ पे चोंग सुक की तरफ ऐसे उसका बिहेवियर क्यों है। यहाँ पे हम ये भी देख पाते हैं कि जो सीरियल किलिंग है वो एक हॉट टॉपिक बन चुकी है न्यूज चैनल के लिए। पाक जी-सू यहाँ पे न्यूज देख रहा होता है तो उसको एक आइडिया आता है। वो यहाँ पे मैप में जहाँ जहाँ भी किलिंग्स हुई है उन सब की साइट को मार्क करने लग जाता है और वो यहाँ पे अंदाजा लगाता है कि जो वर्जिन शामिन का घर है वो इस एरिया के पास में ही होगा। इसलिए वो और चेंग सुक निकल जाते हैं अलग अलग डायरेक्शन में और ढूंढने लग जाते हैं उस औरत का घर। पाक जी-सू यहाँ पे टनल के अराउंड देख रहा होता है जहाँ पे ऑफिसर होटे ने उस औरत की बॉडी को देखा था और ऑफिसर होटे अभी भी वहीं पर होता है और उसको रोकता है क्योंकि उस पे वो सस्पेक्ट करने लगता है। जिसके बाद वो उसके आईडी को भी पूछता है और उसका जो चेक है बैकग्राउंड चेक बेसिकली वो सब करता है। जब यहाँ पे वो आगे पाक जी-सू को बोलता है अपने बैग दिखाने का तो इस पे वो पैनिक कर जाता है और भागने की कोशिश करता है। दोनों के बीच में हाथापाई हो जाती है जिसके बाद किसी तरह से पाक जी-सू वहाँ से भाग पाता है, मगर जो उसके हाथ में मैप होता है वो वहीं गिर जाता है। तब तक हम चोंग सुक को देख पाते हैं कि वो वर्जिन शर्मन के घर के सामने आके रुका है और बारिश होनी शुरू हो गई है और वहीं पे वही लड़की उसको घर के अंदर इनवाइट करती है और चाय देती है जिसको हमने पहले देखा था। वो यहाँ पे उससे पूछता है कि क्या वो लोग पहले मिले हुए हैं और वो लड़की मना कर देती है। यहाँ पे चोंग सुक को एक और औरत दिखाई देती है और जब वो वर्जिन शामिन के घर से आ रहा होता है तो चोंग सुक को यहाँ पे एक स्कूल जाती हुई लड़की दिखाई देती है जिसको उसी लाल आँखों ने पोजेस करा हुआ होता है। वो लड़की उसको बहुत ही क्रीपी सी स्माइल देती है और चोंग सुक इस चीज को देख के एकदम से ब्रेक डाउन कर जाता है और भागने लग जाता है। मगर इसके बाद आगे क्या होता है वो मैं आपको सेकंड पार्ट में रिकैप करके बताऊंगी। और अगर आपको ये रिकैप यहाँ तक पसंद आया हो देन डू लाइक द वीडियो, subscribe to my channel, share it with your friends and don't forget to follow me on Instagram. लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। Thanks for watching. Bye.